हेलो। टुडे हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच आई हैड गिवन एट द एंड ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने। लेट्स डू देम वन बाय वन। ओके, starting with this one. We have a V by I graph, V versus I graph here, and we are given two different slopes here, right? Over here, this slope has a resistance A, this slope has a resistance B, है ना? So now we have to decide, depending upon the resistance, which wire or which resistance, which resistor, whatever these slopes represent, how can we compare their temperature, right? Oh, and we given that it's the same conductor. Same conductor का मतलब material same, है ना? material same conductor, तो मान लो length and area of cross section is same, है ना? because it's the same conductor. So the only thing different here will be the temperature. टेम्परेचर में ही फ़र्क है, तो इस टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से हमें रेजिस्टेंस दो अलग अलग मिल रही है फॉर द सेम कंडक्टर। एक ही कंडक्टर है लेकिन दो अलग अलग टेम्परेचर पे इसके दो अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, तो कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? अब इसे देखते हैं। हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पहले कंपेयर करते हैं, ठीक है? इन दोनों रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करते हैं, तो इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? इसको करने के लिए फर्स्ट वील हैव टू सी वी आई ग्राफ में से रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, हम इस ग्राफ का स्लोप लेंगे, है ना? सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, है ना, विच इज़ V2 minus V1 upon I2 minus I1, है ना? दिस विल गिव अस रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब होता है कि हम दो पॉइंट लेंगे, ठीक है? इस पॉइंट के V के वैल्यू को V2 मानेंगे, V2 एंड I2, इसको लेंगे V1 एंड I1, है ना? फिर निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन इसमें तो कोई वैल्यूज़ दी है नहीं, राइट? सो हमें बस अंदाजे से देखना पड़ेगा कौन सा स्लोप ज़्यादा स्टीप है। स्टीप, ठीक है? स्टीप। याद रखना कि अगर किसी हर चीज़ का मतलब हर ग्राफ जो है उसका स्लोप उस लाइन के लिए बड़ा होगा जो ज़्यादा स्टीप है। स्टीप मतलब जितना ऊंचा है। नाउ अगर इसको ऐसे देखें, अगर ग्राफ में एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है ना? तो इसमें क्या देखेंगे कि इस लाइन के लिए जो हमारी v की वैल्यू है ना, इसमें इन दोनों के बीच का जो v का डिफरेंस है, जो v का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, है ना, यानी कि डेल्टा v, ठीक है? देख लो इतना बड़ा है, दिस इज़ डेल्टा v, इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है ना? और यहाँ पे जो आएगा वो होगा डेल्टा i, है ना? तो फिर वी कैन क्लियरली से देख के
दैट डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा आई, है ना। और हमें पता है दैट स्लोप इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो अगर डेल्टा वी ग्रेटर देन डेल्टा आई है तो ये स्लोप विल बी ग्रेटर देन 1, है ना। स्लोप विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। और जैसे जैसे ये ज़्यादा स्टीप होते जाए उतना ही ज़्यादा इन दोनों का डिफरेंस होगा, है ना। मतलब डेल्टा वी विल बी मच बिगर देन डेल्टा आई। और ऑब्वियसली अगर न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है देन, और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली स्लोप इंक्रीज़ करेगा, है ना। जैसे कि हम एक और ग्राफ ले, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऐसी लाइन ले जो मतलब उतनी ऊंची नहीं है, उतनी स्टीप नहीं है ना। अब इसके लिए देखते हैं, यहाँ का लेंगे, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ का लेते हैं डेल्टा वी, ठीक है। यहाँ इन दोनों के बीच में जो है, अब इन्हीं पॉइंट्स का नीचे ले लेते हैं, ये आ गया डेल्टा आई। तो यहाँ पे देखते हैं कि डेल्टा वी इज़ लेस देन डेल्टा आई, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1, है ना। सो व्हाट वी रियलाइज इज जैसे जैसे ये कम स्टीप होती जाएगी वैसे वैसे स्लोप भी कम होती जाएगी। तो जितनी ऊंची लाइन है उतनी ज़्यादा स्लोप है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमें पता चल जाता है कि आर ए, रेजिस्टेंस ए जो है हमारी, जो ज़्यादा स्टीप है, रेजिस्टेंस ए, उसकी लाइन ज़्यादा स्टीप पे है ना, तो ऑब्वियसली उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा, है ना। उसका स्लोप ज़्यादा होगा। और हमें क्या पता है कि द स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ विल गिव यू आर। तो वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट आर ए इज़ ग्रेटर देन आर बी, है ना। बट इट्स द सेम कंडक्टर, तो ऐसा नहीं है कि ये दो अलग कंडक्टर है और इन दोनों के बीच में हमें पता ही नहीं है कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमें यहाँ पता है कि दोनों की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगी, यानी कि मटेरियल सेम होगी, लेंथ सेम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगी। बट व्हाट्स डिफरिंग हियर इज़ द टेम्परेचर, है ना। एंड वी ऑल्सो नो दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज with the increase in temperature, है ना। resistance increases with the increase in temperature. So if resistance A is greater than resistance B, then T1 is greater than T2, which is our answer A. Sorry, so sorry, I'm so sorry. Answer is B. Okay, jaldi se let's do this one. A copper wire has a resistance R1. After stretching the same wire to twice its length, its resistance is R2. Compare R1 R2, ठीक है। इसको करने के लिए आई विल ऑल्सो गिव द फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जल्दी से टेल मी, आई मीन ऑब्वियसली यू कांट टेल मी, बट जल्दी से try to figure this out. After stretching the same wire to twice its length, its resistance is R2. So compare R1 upon R2. अब जिन्होंने भी ये डिड्यूस किया that if the length is become twice, अगर we take R1 as rho L upon A, R2 will be rho 2L upon A, which is equal to 2 times of R1. So R1 upon R2 is equal to 1 upon 2. So R1 is to R2 is equal to 1 is to 2. Whoever did this, good job. आपको फॉर्मूला तो समझ में आता है, but unfortunately that is wrong. And I will just come to that. हमने क्या किया है in this question,
what's happening is the same wire is being stretched to twice its length, right? बट लॉजिकली सोचो, अगर हमारी वायर है ना, अगर हमारी वायर है कुछ ऐसे, ठीक है, अब मैं इसको खींचूँ इसको इस तरफ से, तो ऑब्वियसली ये लंबा तो हो जाएगा, है ना, ये लंबा तो हो जाएगा, लेकिन ये भी तो सोचो ये लंबा कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके बीच का जो थिकनेस है ये कम हो रही है, ये जो थिकनेस है हमारी, दिस थिकनेस इज़ गेटिंग डिक्रीज्ड, है ना, इसलिए तो लेंथ बढ़ रही है. सो आफ्टर स्ट्रेचिंग it will look something like this, मतलब stretch to double its length, पर वो हो गई ना पतली, because now mathematically if you think about it, वायर की वॉल्यूम तो सेम रहेगी, ठीक है, वायर की वॉल्यूम सेम रहेगी, वायर इज अ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, है ना, और वॉल्यूम की क्या फॉर्मूला होती है, हाइट इनटू क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं, लेट्स से लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन, है ना. तो अब हमें क्या पता चला कि लेंथ इज़ बिकमिंग डबल, है ना, so length is becoming double, so v is equal to 2l into originally v is equal to l into a, है ना, but now after stretching v is equal to 2l into a2, है ना, अभी दोनों इक्वल है, so we can say that 2l a2 is equal to l a1, है ना, l कट गया, a2 is equal to half of a1, है ना. तो ये मैंने अभी समझाया है, बट नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ऑब्वियसली रिमेंबर दैट अगर वायर स्ट्रेच हो रहा है, इफ़ इट इज़ बीइंग स्ट्रेच, उसको खींचा जा रहा है टू ट्वाइस इट्स लेंथ, तो एरिया हाफ हो जाएगी, हमेशा इसका रेसिप्रोकल होगा, जितनी भी लेंथ बढ़ रही है ना उसका रेसिप्रोकल विल ऑलवेज बी, जितना एरिया बढ़ रहा है विल बी जो चेंज इन एरिया है, ठीक है. तो अगर वायर इज़ बीइंग स्ट्रेच टू थ्राइस इट्स लेंथ, तो A2 हमारा आ जाएगा 1/3, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही रहना चाहिए, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए. दैट इज़ वाई यू कैन नॉट जस्ट से R1 इज इक्वल टू रो L रो 2L बाय A, जो हम पहले कर रहे थे, R1 की ये फॉर्मूला माने, है ना, और फिर हमने पहले क्या माना, R2 इज इक्वल टू रो 2L बाय A, है ना. दैट्स वाई दिस इज़ रॉन्ग, है ना, और हम क्या मानेंगे, रो 2L, ये तो सही है, 2L तो सही है ना, क्योंकि लेंथ तो तभी भी डबल हो रही है, बट नाउ व्हाट डिड वी ऑल्सो रियलाइज, A2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ A1, है ना. सो इफ़ वी टेक दिस एज A1, है ना, सो देन दिस इज गोइंग टू बी A2 नीचे, विच इज़ इक्वल टू रो 2L अपॉन A1 बाई 2, ठीक है, ये 2 ऊपर चले जाएगा, सो दिस इज़ इक्वल टू रो 4L बाई A, है ना. अब ये A1 सॉरी, सो अब ये है हमारा रो 4L बाई A1, और R1 है हमारा रो L बाई A1. सो इन दोनों को डिवाइड करके कैन वी नॉट से दैट R2 इज़ just equal to 4 times R1, and if R2 is equal to 4 times R1, then R1 upon R2, इसको यहाँ पे लेके इसको यहाँ पे लेके R1 upon R2 is equal to 1 upon R4, है ना, and if R1 upon 1 upon R2 is equal to R4,
then R1 is to R2 is equal to 1:4 और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो R1:R2 इज इक्वल टू 1:4 एंड वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस अगेन। हमें पता है लेंथ डबल हो रही है, वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, बट वी एंड एरिया क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, एंड वी ऑल्सो नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो रहा है तो रेजिस्टेंस डबल होगा, तो डबल हो रहा है और वापस डबल हो रहा है तो 4 टाइम्स हो गया, है ना। तो ओरिजिनल टू न्यू विल बी 1:4। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत टेस्ट कर सकते हैं, बट नाउ रिमेंबर डिफरेंस यहाँ पे आता है बिकॉज वी आर स्ट्रेचिंग द वायर। ठीक है, क्वेश्चन कैन ऑल्सो आस्क द सेम वायर with डबल द लेंथ। ठीक है, और सेम मटेरियल ऑफ वायर with डबल द लेंथ। ठीक है, सेम मटेरियल ऑफ वायर with डबल द लेंथ, है ना। इसमें क्या होगा, बिकॉज दे आर जस्ट टेकिंग द वायर एंड देव डबल द लेंथ, सेम वायर इन्होंने खींचा नहीं है, तो इसमें सिर्फ लेंथ चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार मार्क टाइप का है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया था 2025 बोर्ड में ICSE का जो मैंने दिया था। अ करंट फ्लोज थ्रू अ सिल्वर वायर फॉर सम टाइम आफ्टर अ लॉन्ग यहाँ पे कुछ तो था वो मैंने एरेज कर दिया। सेम टाइम विद रेजिस्टेंस R1। ठीक है, current flows through a silver wire for some time with the resistance R1. After a long time the resistance is measured as R2. So compare R1 and R2 and rho 1 and rho 2। ठीक है, तो पहले ए पार्ट पे आते हैं रो 1 सॉरी R1 एंड R2। ठीक है, तो इसके लिए यू विल हैव टू रिमेंबर जो रेजिस्टेंस पढ़ाया था मैंने, रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जब मैंने पूरा समझाया था ना कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस क्यों होता है ना। रेजिस्टेंस में ये सारे कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स के बाद क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो मैंने पूछा था काइनेटिक एनर्जी को क्या होती है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो what we notice is in a wire when a current is flowing through a long time, eventually क्या होता है, collisions में जो heat energy बनती है ना from the kinetic energy, that heat energy produce हुई है, तो obviously with the heat energy comes increase in temperature, so temperature also increases, है ना। So after some time temperature will increase and we know that जब temperature increase करता है फिर resistance भी increase करता है, so we can confidently say that R1 is greater than sorry resistance बढ़ रहा है, so R1 is less than R2, है ना, क्योंकि कुछ समय बाद टेम्परेचर बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया है, so the new resistance will be more than the old resistance, so R1 is less than R2। ठीक है, बी पार्ट पर आते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है और हमें क्या पता है, रो इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन बॉडी, है ना, रो इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन बॉडी as it is the characteristic of the
मटीरियल, है ना, एज इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल, है ना, ये हमें पता है. सो ऑब्वियसली रो वन शुड बी इक्वल टू रो टू, क्योंकि मटीरियल कहीं तो चेंज हो ही नहीं रहा. सिल्वर वायर है, सिल्वर ही होगा, चाहे कुछ टाइम के लिए यूज़ करें या टाइम के लिए ना यूज़ करें. रो वन शुड बी इक्वल टू रो टू, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ रॉन्ग. है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी सिखाया था दैट द specific resistance depends on two things: material and temperature. तो rho for the same material is constant, but it changes with temperature. so हम क्या नोटिस करते हैं कि although when we notice that when the temperature is same and the material is same, then rho 1 is equal to rho 2 100%. बट देन हमने नोटिस क्या किया दैट जब उसी मटेरियल का जब टेम्परेचर चेंज करें तो चाहे वो सेम मटेरियल का हो, इट स्टिल इज़ द सेम मटेरियल, है ना. बट इवन देन बिकॉज द टेम्परेचर हैज़ चेंज्ड, द रो हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, the specific resistance has also changed, the resistivity changes. So resistivity also increases with increase in temperature. For metals, silver is a metal, so rho 1 will be less than rho 2. ठीक है, ये हीटिंग के बारे में जो होती है, we learn more about it later in part C of the chapter which involves Joule's law of heating. ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आज का कॉन्सेप्ट विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2. इसमें थोड़ी सी थियोरी है जो आपको सीखनी पड़ेगी. ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप, रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना. लास्ट में मेरे पास 2 अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं फॉर यू गाइस, सो बोर मत होइएगा प्लीज़. एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा दैट यू गाइस डोंट गेट बोर्ड. बट आई एम सो हैप्पी, आज फाइनली आई विल गेट टू डिस्कस न्यूमेरिकल्स विद यू गाइस एंड टीच यू द बेसिक्स ऑफ द करंट न्यूमेरिकल्स. ठीक है, द एंटायर पॉइंट राइट नाउ हैज़ बिन टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द थ्योरी. लुक, ऑनेस्टली I know a lot of people who read the book, है ना. They thought कि book पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, सारे questions हो पाएंगे, but that is not true. Okay, reading the book, reading the plain text is different from understanding it, and it is definitely different from applying what you've learned into questions. So the first thing that I'm focusing on here is ensuring that every line that is given in the book is clear to all of you. I just want to make sure that when you guys open the book, when you have to open the book before the term 1 exam, honestly I never opened the book. Until exam time. Even so, whenever I did self-study, I would just do question because I used to pay attention in class and try to understand as much as I could from there, right? But now I want you guys to have full conceptual clarity on every single line written in the book, because eventually when I read the book for exams, there were a few things which I still didn't understand because I was just reading the plain text. So when you guys watch my videos where I'm explaining theory, I'm not explaining theory because I love theory. I'm not explaining theory because I want you guys to just ratta it. I want to explain every smallest of concepts, right? I want it to be clear to you because now the pattern has changed. Anything and everything can come and they can apply it and ask you to use it in any way possible in any sort of question. And I myself, I can't predict what is going to come. The only thing I can predict is that the paper will be unpredictable, right? So I want to explain every single line very clearly, right? But the theory used in current electricity part 1, I know it was very grueling to learn, but there is a little bit of grueling theory here also.
but more or less you will need these concepts a little bit. There are a couple of small formulas to learn here, right? And we'll use those finally in the numericals that we have over here. And current numericals are supposed to be very tricky, and they will come for 3-4 marks for sure, right? So I want you guys to have so much clarity with the theory, so that when you read the book, everything is clear to you and you just read it like a storybook. And then because you keep running in your mind the concept which you were learning from my video. That's all that I want, right? Because only after you understand this fully can you use it in questions on your own, right? Because now the thing is, practicing the book questions, of course it's good, right? You're learning how the standard questions come, but the questions won't be standard questions anymore, right? There'll be 1 marker, 2 marker numericals maybe, which will just be so small, but they'll require a very niche concept which will be tested. तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके पास पूरी पूरी क्लैरिटी है, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आए तो आपको पता है कि अच्छा ये वाला शायद इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और इसका जस्टिफिकेशन ऐसे था इसलिए ये ऐसे होता है. So I think this is the reason behind using this, or this is why they're asking this, and this is how I can apply this in the question. This is how I know that this formula will work, right? ऐसे करके you should be able to apply it, right? I obviously will discuss questions with all of you as well, questions which I think will be very important, so you guys get a hang of applying the concepts, है ना? So let's quickly start with this. I'm not going to be covering the entire part B of the chapter. I'm going to be covering a little bit of it. So we have first electromotive force, or EMF, right? Simply to understand this, we have to understand what actually happens in the cell, right? First thing you should know, EMF is basically, in layman terms, explained as, जो बैटरी होती है ना, बैटरी की एक स्पेसिफाइड वोल्टेज होती है ना? जो भी बैटरी हम खरीदते हैं, जैसे 5 वोल्ट बैटरी हो, है ना? जो भी हम खरीदते हैं 3 वोल्ट बैटरी हो, 3.3 वोल्ट बैटरी हो, है ना? हर बैटरी की अपनी स्पेसिफाइड वोल्टेज होती है. स्पेसिफाइड वोल्टेज होती है जो होती है हमारी EMF, ठीक है? और ये क्या होती है? अब हर बैटरी के लिए या हर सेल के लिए ये कॉमन है, सो वी कैन से दैट इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सेल, ठीक है? हर सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो हर सेल के लिए ये EMF की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है? लाइक आई सेड, जैसे 5 वोल्ट बैटरी हो, हमारी 3.3 वोल्ट बैटरी हो, राइट? जो भी हो. बट नाउ इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक सेल को समझना पड़ेगा. सेल के अंदर करंट कैसे आता है? सेल के अंदर करंट आता है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? दिस इज़ अ चैप्टर इन केमिस्ट्री विच यू ऑल्सो हैव. तो वंस यू डू दैट you might get a better understanding and better clarity for this, right? But I will just do a short explanation, very short explanation, ठीक है? जितना शॉर्ट मैं कर सकता हूँ आई विल ट्राई, ठीक है? क्या कर रहा हूँ मैं? सॉरी. तो ये ऐसे होता है, यहाँ पे नेगेटिव लग जाता है, राइट? तो सिंपली पुट, ये हमारा होता है सेल. यही है तुम्हारा सेल, जो सेल हम डेली यूज़ करते हैं हर जगह. ये वही सेल है, ठीक है? एक कंटेनर होता है,
ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर होते हैं 2 मेटालिक प्लेट्स। ठीक है, ये 2 मेटालिक प्लेट्स होते हैं और यहाँ पे कंटेनर के अंदर कोई सॉल्यूशन होती है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन क्या होती है, आयोनिक। जैसे नॉर्मली हम लेते हैं डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4, दिस इज़ ये आई मीन टेक्निकली आयोनिक नहीं है, पोलर कोवेलेंट है ये वाला। तो या तो पोलर कोवेलेंट हो या आयोनिक हो। बेसिकली क्या होता है, पोलर कोवेलेंट और आयोनिक की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको पानी में डालेंगे, ये डाइल्यूट है तो बेसिकली मतलब है इसको पानी में डालेंगे, इसका सल्यूशन है पानी में, है ना। सो इसका क्या होता है, ये ब्रेकअप हो जाता है इनटू H+ आयोन एंड SO4 2- आयोन, है ना। SO4 2- वाला आयोन बन जाता है। सो यहाँ पे 2 H+ आयोन बनते हैं और एक SO4 2- का आयोन बनता है ना। इन दोनों को मिला के हमें H2SO4 मिलता है। तो वैसे ही जब इनको पानी में डालते हैं ये क्या हो जाता है, इनका डिसोसिएशन हो जाता है या आयोनाइजेशन हो जाता है इन दोनों का, इसलिए ये 2 आयोन बन जाते हैं H+ और SO4 2-, है ना। अब ये जो मेटल प्लेट्स है ना, तो मतलब सॉरी ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर ही अंदर यहाँ पे H+ आयन्स भर गए हैं और SO4 2- आयन्स भी भर गए हैं, है ना। SO4 2-, H+, SO4 2-, है ना। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन में सारे आयन्स भर गए। अब हमारे पास हैं 2 मेटल प्लेट्स। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसमें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं हम एनोड, और जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं कैथोड। ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है, दीज आयन्स जो पानी में हैं ये सेपरेट हो गए हैं, एक साथ मिले हुए नहीं हैं, है ना। सो नाउ दे आर फ्री टू मूव, कहीं भी हिल सकते हैं, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में हिलते हैं। वाई, क्योंकि हमारे पास ये चार्ज मेटल प्लेट्स हैं जो ये सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट होते हैं, है ना। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो H+ आयन्स हैं, मतलब सारे जो कटायंस होते हैं सॉल्यूशन में, ये सारे कटायंस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हिलते हैं। जो कैथोड है नेगेटिव, ऑब्वियसली जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये तो चार्ज में भी सीखा था हमने, है ना। इनमें पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड में नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली द कटायंस विल मूव टू द कैथोड, है ना। अब ये SO4 2- है, SO4 2- नेगेटिव है, तो ये जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसी के पास जाएगा ना। सारे SO4 2- आ जाएंगे एनोड पर। ठीक है, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, इस सॉल्यूशन के अंदर करंट बन जाता है, देयर इज करंट फॉर्म। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, इन दोनों के बीच में कोई सर्किट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में सर्किट होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है ना। और अब क्या हुआ, बिकॉज नाउ H+ आयन्स यहाँ पर आ गए हैं, SO4 2- आयन्स, सॉरी H+ आयन्स यहाँ पर आ गए, SO4 2- आयन्स यहाँ पे आ गए हैं, तो ये जो नेगेटिव वाले ये पॉजिटिव के पास आ गए। ये जो करंट आ रहा है, दे विल टेक द करंट and this current will be able to pass through the solution. Through the solution the current will pass and come out here. ठीक है, तो बेसिकली एक सेल के अंदर क्या होता है, ये सारा केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा है यहाँ पे वो सारा हो जाता है, करंट पासेस थ्रू, और इसलिए करंट फॉर्म हो जाता है और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सेल के अंदर भी सर्किट ही है ना। तो सेल के अंदर का सर्किट ये कंप्लीट हो जाता है, सेल के अंदर करंट बन जाता है ना। लेकिन अब अगर हम एक्सटर्नल सर्किट में, जो सेल का एक्सटर्नल सर्किट है, अगर हम यहाँ पे कुछ और नहीं डालेंगे, है ना, कुछ और नहीं डालेंगे, तो द ओनली पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो यहाँ पे कोई चीज़ डालेंगे नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टर होता, रेजिस्टर थोड़ा करंट लेता, थोड़ा पावर, थोड़ा वोल्टेज लेता अपने लिए, है ना। लेकिन अब ये है नहीं, ये
ये रेजिस्टर है नहीं हमारे पास, ये ओपन सर्किट है, कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो एक्सटर्नल सर्किट में उतना एक्सटर्नल सर्किट में करंट जाता ही नहीं है। तो क्या होता है, द ओनली पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो सेल के अंदर होता है, और ये जो सेल के विद इन वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इन दोनों जो टर्मिनल्स है ना, ये सेल के टर्मिनल जो बनाते हैं ना सर्किट में, व्हेन यू मेक द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ये दोनों क्या होते हैं, दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग दिस ओनली, द मेटल टर्मिनल्स, है ना। ये जो एनोड कैथोड है मेटल टर्मिनल सेल के, दैट्स व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग। तो नाउ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज आती है ना, उसे कहते हैं हम ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट का नाम है, ठीक है। मतलब मान लो थोड़ा सा उल्टा 3 की तरह है, एंड इट्स लाइक अ कर्वी ई, ठीक है। तो ये होता है हमारा ईएमएफ का रिप्रेजेंटेशन, एंड बेसिकली व्हाट ईएमएफ इज़, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड इट, है ना। क्या ये होता है, एक केमिकल रिएक्शन जो है ना हमेशा सेम होता है ना, जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है वो सेम होता है, इसलिए जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनती है ना इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, वो दैट इज़ कॉन्स्टेंट, दैट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, विच इज़ वाई वी से दैट ई एम एफ इज़ कॉन्स्टेंट, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सेल, क्योंकि हर सेल का अपना केमिकल रिएक्शन है, और जो हर केमिकल रिएक्शन में होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, राइट। सो दैट इज़ ई एम एफ, है ना। सो पहली डेफिनेशन है ई एम एफ की, व्हेन no current is drawn from a cell, that is the cell is in open circuit, the potential difference between the terminals of the cell produced the potential difference produced by the chemical reaction between the terminals of the cell, the chemical reaction produced by the chemical reaction between the terminals of the cell is EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। थोड़ा लंबा डेफिनेशन है। तो जो हमने डिस्कस किया वो नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, है ना। सेल से हमने ये जो सर्किट बनाया ना, सर्किट में किसी लोड या किसी रेजिस्टर या लाइट बल्ब कुछ नहीं डाला इस सर्किट में, है ना। तो इस सेल का जो ये मतलब जो भी इसके नीचे है ना, मान लो कि ये सेल का इंटरनल सॉर्ट ऑफ सर्किट है और ये एक्सटर्नल सर्किट है, ठीक है। जो हम सेल को कनेक्ट करते हैं ना यहाँ पे, तो अभी ये जो डायग्राम है ना, दिस रिप्रेजेंट्स ये इन दोनों के बीच में सेल के अंदर क्या हो रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स दिस, ठीक है। और अब ये जो लाइंस है ना, जो ऐसे जोड़ी है हमने, राइट, इन दिस सर्किट, देन ऑल ऑफ दिस जो इन दोनों टर्मिनल्स के साइड में, ऑल ऑफ दिस इज़ द एक्सटर्नल सर्किट। और अगर एक्सटर्नल सर्किट खाली है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज को हम लिखते हैं एप्सिलॉन, विच इज़ योर ईएमएफ, ठीक है, सिंपल। तो नाउ दैट इज़ द सेल इज़ एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट तब कहते हैं जब कोई लोड नहीं होता, है ना। तो नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस produced by the chemical reaction between the terminals of the cell is EMF। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से होती है ना।
तो प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज EMF, और एक कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हमेशा सेम तरीके से होता है, सो द EMF इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज EMF। ठीक है, सिंपल। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट तो वोल्ट ही होगा, क्योंकि इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस येट अगेन। सो नाउ क्या होता है, अगर इसमें कोई मैं रेजिस्टेंस डाल दूँ, ठीक है, अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस डाल दूँ, ठीक है, अब ये एक्सटर्नल सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस आ गई है ना, तो ये जो सेल है ना, सेल में से थोड़ा करंट बाहर जाएगा, राइट, थोड़ा करंट यूज़ अप होगा बाय दिस रेजिस्टर। तो अब ये जो आयॉन्स है ना अंदर, when they're flowing, ठीक है, the current that is produced is produced by the flow of the ions, right? Ions are free to move, और उन्हीं के मूवमेंट के वजह से the current is able to, the charge or the current or the electron is able to move from one place to another, right, in between the solution। ठीक है, जो भी चार्ज है वो सॉल्यूशन के अंदर जब फ्लो करते हैं ना, जो आयन है, आयन की वजह से होता है। फ्लो ऑफ द आयन्स अलाउज करंट टू पास थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये फ्लो ऑफ आयन्स होते रहेगा, सेल में करंट प्रोड्यूस होते रहेगा, सेल में पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि EMF होता है ना। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ये लोड ऐड कर दिया है, तो सम तो सम ऑफ द वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, हमें तो पता है जब कोई रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं होता ये EMF होता है, बट नाउ दैट देयर इज़ अ लोड, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है और उसके वजह से जो रिजल्टेंट में करंट आ रहा है ना, सम ऑफ इट विल हैव टू गो टू द रेजिस्टर, है ना। देखो वी नो V इज इक्वल टू IR, है ना। अब रेजिस्टेंस जब ऐड हो गया है तो, और करंट सेम है, ठीक है, करंट हमेशा एक सर्किट में कांस्टेंट होता है। अब ये रेजिस्टेंस ऐड हो गया है, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में, तो लॉजिकली हमारा वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। सो क्या कह रहा था मैं, अच्छा, इसको अभी शायद मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सो आई एक्सप्लेन इट बेटर देयर, राइट। तो बस अभी मान लो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है केमिकल रिएक्शन की वजह से, वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब एक रेजिस्टेंस आ गया है और वो थोड़ा करंट ले लेगा अपने लिए। अब इसकी जनरल डेफिनेशन देखेंगे, है ना, ये जनरल डेफिनेशन थी। अब हम थोड़ी फिज़िक्स वाली डेफिनेशन करेंगे। द EMF ऑफ अ सेल is defined as the energy spent in bringing energy spent per unit charge in bringing a positive test charge around the complete circuit around the complete circuit of the cell, ठीक है, complete circuit of the cell,
तो दिस इंक्लूड्स ये जो सर्किट है बाहर का, ये जो बाहर का सर्किट है इंक्लूड्स दैट, एंड ऑल्सो सर और सेल के विद इन दो सर्किट है, सेल के विद इन जो सर्किट है उसको भी इंक्लूड करना पड़ता है। अब नाउ इसको एक और बार ढंग से सोचो, जब हमारे पास ओपन सर्किट है, ठीक है, यानी ये रेजिस्टेंस को भूल जाओ, मान लो नहीं है, फिर तो ऑब्वियसली हमें पता है दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वी सॉरी वी start with reminding ourselves that potential difference is nothing but work upon charge, है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं हम यहाँ पे। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क अपॉन चार्ज। सो हम क्या देखेंगे, द वर्क डन, बेसिकली द एनर्जी स्पेंट इज़ द सेम एज द वर्क डन, है ना, दोनों एनर्जी वर्क दोनों को जूल में लिखते हैं, उनकी यूसेज थोड़ी अलग अलग होती है, बट बेसिकली द एनर्जी दैट इज स्पेंट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑलवेज, राइट। सो इसमें जो एनर्जी स्पेंट है ना, इन ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो Q है हमारा, जो छोटा सा चार्ज है हमारा Q, अब हमें इस Q को यहाँ से नेगेटिव तक अंदर सेल से थ्रू यहाँ पे वापस लाना पड़ेगा। तो ये जो पूरे सर्किट में से जो हमने ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है ना, उसमें कितना वर्क लगा हम उसको देखेंगे, एंड वी विल डिवाइडेड बाय ये जो चार्ज की वैल्यू है ना, ये जो चार्ज की वैल्यू है वील डिवाइडेड बाय दैट। जब ये ओपन सर्किट में हो तो रेजिस्टेंस को भूल जाओ, मान लो ओपन सर्किट में, फिर तो हमें पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन होगा, है ना। सो वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट इट विल बी इक्वल टू वर्क डन, है ना, जो ये वाला एनर्जी स्पेंट है उसको स्पेंड करके कितना वर्क हुआ अपॉन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना, ये जो पर यूनिट चार्ज है, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम डिवाइड कर रहे हैं वर्क डन से, दैट इज़ what we're taking through that is what we're taking around the cell, तो we can confidently say it like this। लेकिन अब आप पूछोगे कि क्लोज सर्किट में फिर कैसे होता है। अब ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस क्या करता है ना, ये थोड़ा सा करंट लेता है और यहाँ पे जो पोटेंशियल होती है ना अक्रॉस दिस, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा अलग होता है, इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस आ गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी रियलाइज इज, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑब्वियसली कमिंग बिकॉज ऑफ द सेल, है ना, सेल के वजह से ही तो पूरी पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है, सेल के वजह से ही, सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ही तो पूरे सर्किट में करंट जा रहा है। तो वही केमिकल रिएक्शन जो हमारा EMF प्रोड्यूस करता है एज द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट, क्या हो जाएगा कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो वो है ना, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी यूज इन द एक्सटर्नल सर्किट। लेकिन इवेंचुअली क्या हो जाता है, what we obviously realize by logic we can say that ये जो छोटा वाला V निकला है ना और ये जो V है जो अब रहता है, ऑब्वियसली सारे आए हैं EMF से, है ना, ये जो छोटा V है EMF का एक हिस्सा है, ये भी EMF का एक हिस्सा है, राइट। सो क्योंकि सेम केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी ना। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस चाहे सिर्फ सेल में है या बाहर भी यूज़ हुए, फ़र्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस जो केमिकल रिएक्शन से बन रहा है वो तो सेम ही है ना। सो दैट इज़ वाई वी कैन ऑलवेज से दैट द EMF इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज राइट अराउंड द सेल पर यूनिट चार्ज, जितना भी चार्ज लिया हमने, ठीक है, और ये होता है हमारा EMF, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग EMF, फैक्टर्स अफेक्टिंग EMF,
क्या बोला था मैंने, ईएमएफ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल, हर सेल का अपना होता है ना। तो सेल के अलावा हम कुछ नहीं देखेंगे, सेल के अलावा किसी भी चीज़ से ईएमएफ पर फ़र्क नहीं पड़ता है, ओनली द सेल। और सेल होता क्या है, सेल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है दैट इज़ सोलली डिपेंडेंट ऑन द केमिकल रिएक्शन विच इज़ डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से जो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। ईएमएफ इज़ ऑब्वियसली रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो मैंने इतनी बार बोला है ना। तो इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। सो द ओनली फैक्टर्स विच अफेक्ट द ईएमएफ राइट आर शेप ऑफ इलेक्ट्रोड। अच्छा, इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये जो एनोड एंड कैथोड है ना, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। एनोड एंड कैथोड को आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। मतलब मेटल पीसेस जिनका चार्ज है, इलेक्ट्रोड्स बुलाते हैं उनको। जो पॉजिटिव होता है एनोड होता है, जो नेगेटिव होता है कैथोड होता है, बट इन जनरल दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड्स का शेप होता है वो एक फैक्टर होता है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन पे असर पड़ता है। नॉट एग्जैक्टली द केमिकल रिएक्शन, बट केमिकल रिएक्शन में से कितना करंट जा पा रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन पा रहा है, दैट इज़ व्हाट अफेक्ट्स द ईएमएफ, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, distance between electrodes, okay, and electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो यहाँ पे हमने डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन है ना, तो ये हमारा इस रिएक्शन का होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज आवर इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ठीक है। ओ सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तीनों चीज़ें बस याद करनी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ, शेप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सब इग्नोर करते हैं, सब लगते हैं कि ये तो आएगा ही नहीं। दिस इज समथिंग दे कैन आस्क फॉर श्योर, छोटा सा है लेकिन आ सकता है। कम ऑन प्लीज़, मेरे साथ थोड़ा सब्र करो, एंड देन we will get to the fun part of it. टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ का काउंटर पार्ट होता है बेसिकली, ठीक है। अब हमें पता है सेल में से क्या हुआ कि सेल का जो ईएमएफ है, ईएमएफ हिस्सों में टूट गया क्योंकि अब रेजिस्टेंस आ गया। तो अब ये सिर्फ तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बनती है केमिकल रिएक्शन से, इट डजंट जस्ट स्टे इन द सेल, थोड़ा बाहर भी जाती है ना। लेकिन अब क्या होता है, जो इन दो टर्मिनल्स के बीच में, मतलब ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, यहाँ पे मैं बना दूँ अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, ये ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ तो ओपन सर्किट में होता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज V बनेगा ना, ये वाला V होता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन होती है, इन क्लोज्ड सर्किट the potential difference
between electrodes of the cell or terminals of the cell is terminal voltage, है ना? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? जब सर्किट क्लोज होता है, मतलब जब करंट एक्सटर्नल सर्किट में जा रहा है ना, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगी वो होगा हमारा जो अब एक्सटर्नल सर्किट का सॉरी, तो क्या होगा, ये जो थोड़ी सी वोल्टेज रहेगी ना, दिस विल बी द वोल्टेज, नॉट दिस वी एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, सो जस्ट बेयर विद मी। ये जो पूरा एक्सटर्नल सर्किट है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं एक और रेजिस्टेंस, मतलब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंसेस ऐड करते जा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे हर किसी का अपना अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विच इज़ इक्वल टू आई आर, है ना। यहाँ इसका IR1, इसका IR2। याद रखना कि करंट हमेशा सर्किट में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। सर्किट में करंट आए जा रहा होगा, एक रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR2, है ना। V2 इज इक्वल टू IR2, V2 इज इक्वल टू IR2, ये इस वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब हमने नोटिस क्या किया, दैट जो टर्मिनल वोल्टेज मानते हैं ना हम, वी विल टेक द टर्मिनल वोल्टेज टू बी V1 प्लस V2। चलो अच्छे से सर्किट बना ही लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे। दिस मीन्स कि यहाँ पे करंट आए जा रहा है, ठीक है, पूरे सर्किट में। यहाँ पे हमारा होगा सेल, ठीक है। ये लंबी लाइन विच रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव, छोटी लाइन विच रिप्रेजेंट्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी करंट की, ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, नीचे आएगी, वापस आ जाएगी नेगेटिव तक, है ना। तो अब लाइक आई सेड, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 विच इज़ V1 विच इज़ IR1, इसका होगा V2 विच इज़ IR2, है ना। अब हमने नोटिस किया जो हम टर्मिनल वोल्टेज लेते हैं ना V, दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2, राइट। बिकॉज इन अ क्लोज सर्किट जो आप टर्मिनल ऑफ सेल के बीच में जो रहती है ना, ये क्या होता है, ये अब जो रहता है ना यहाँ पे, दिस इज योर टर्मिनल वोल्टेज। लाइक आई सेड, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज बेसिकली क्या होता है, ये जो यहाँ पे बची हुई वोल्टेज है ना इन दो टर्मिनल्स के बीच में, दैट इज़ योर टर्मिनल वोल्टेज इन क्लोज सर्किट, द PD बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल, है ना। बट टर्मिनल वोल्टेज इज़ ऑल्सो इक्वल टू ये जो वोल्टेजेस है ना यहाँ पे, क्योंकि लाइक आई सेड जो सारी वोल्टेजेस अब निकल गई है इन अ क्लोज सर्किट, सारे EMF का एक हिस्सा है ना। अब इस सेल में बचा है इतना, है ना, EMF में से इतना बचा हुआ है, राइट। और ये जो V1 और V2 हैं जो सेल के बाहर है, ये अभी भी टर्मिनल और सेल के बीच में, सेल के टर्मिनल के बीच में है, राइट। और ये V1 और V2, दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस जो ये रेजिस्टेंसेस ले रही हैं
IR1 IR2, इनको सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस एक्सटर्नल सर्किट करके ऐड करने पे यू विल गेट योर वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है. सो टर्मिनल वोल्टेज इज ऑल्सो डिफाइंड एज द voltage of the external circuit, है ना. voltage of the external circuit, or we can say work done in bringing a test charge around the external circuit. तो हम क्या करते थे, EMF में जो चार्ज है ना, चार्ज को सेल के अंदर भी ले जाते थे, पूरे सेल के अंदर थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट ले जाते थे. तो हम क्या करेंगे, फॉर टर्मिनल वोल्टेज जो Q है हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको सिर्फ हम एक्सटर्नल सर्किट में ले जाएंगे. यार सॉरी वो डिवाइस पे ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ठीक है. सो ये जो इसका पाथ है ना, ये पाथ इतना तक ही जाता है. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट होता है और इतना तक ही जाएगा, सेल के अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा ये जो चार्ज है ना. सो दिस इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड एक्सटर्नल सर्किट. ठीक है. वर्क डन around to bring the positive charge around external circuit upon the charge of course. और ये V हमारा टोटल टर्मिनल वोल्टेज को हम V ही मानते हैं. ठीक है. V ही मानते हैं. और फॉर मोर क्लैरिटी इसको हम लिखते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q. V नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, सॉरी ये अच्छा नहीं मैंने यहाँ पे, अच्छा यार ये तो जनरल फॉर्मूला लिखी है मैंने, यहाँ पे E इज इक्वल टू W अपॉन Q लिख लेते हैं. ठीक है. W और यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू W डैश अपॉन Q. ठीक है. क्योंकि W क्या है पूरे सर्किट के लिए, W डैश है ओनली फॉर एक्सटर्नल सर्किट. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वोल्टेज ड्रॉप, विच विल फाइनली बी एबल टू जॉइन द डॉट्स टुगेदर, हेल्प अस जॉइन द डॉट्स टुगेदर, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वोल्टेज ड्रॉप. ठीक है. वोल्टेज ड्रॉप ना. तो ऑब्वियसली अब नाउ वी कैन टेल जैसे कि मैंने बोला ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, EMF का एक हिस्सा है. EMF का हिस्सा है तो मतलब EMF से निकला है, तो ऑब्वियसली EMF इज़ ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, है ना. अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किट. हालांकि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, ये मत भूलना, बिटवीन द टू टर्मिनल्स. ठीक है. बट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट, राइट. तो एक्सटर्नल सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो ही इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना. क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है केमिकल रिएक्शन में वो पूरा यूज़ होगा ही होगा, है ना. अभी व्हेन वी कम टू द न्यूमेरिकल्स वो आपको जेन्युइनली मैं आई कम बैक टू दिस कॉन्सेप्ट और मैं थोड़ा और अच्छे से समझा दूंगा, राइट. लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, उनको एक एक करके समझना पड़ेगा एंड देन फाइनली वी कैन पुट देम ऑल टुगेदर. ठीक है. सो नाउ वी कैन टेल ऑब्वियसली दैट EMF इज़ ग्रेटर देन वोल्टेज, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज अंदर के पार्ट को छू ही नहीं रही है. वी आर्ट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में कितना वर्क लग रहा है ना. सेल के अंदर का सर्किट आप कंसिडर ही नहीं कर रहे. सेल के अंदर का सर्किट क्या होता है, जो यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे जो आयोन्स वायन्स है ना, यहाँ पे जो करंट जा रही है वी डोंट कंसिडर दैट. वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रही है इलेक्ट्रोलाइट में उसको कंसिडर नहीं करते हम. वी आर ओनली कंसिडरिंग एक्सटर्नल सर्किट का. सो ऑब्वियसली EMF इज़ ग्रेटर देन वोल्टेज. लेकिन अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है ना. वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है,
जैसे कि मैंने बोला कि टर्मिनल वोल्टेज डजेंट अकाउंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट फ्लो करता है. सो वोल्टेज ड्रॉप इज एग्जैक्टली दैट. वोल्टेज ड्रॉप इज एग्जैक्टली वॉट द टर्मिनल वोल्टेज इज मिसिंग. इट इज़ एग्जैक्टली वॉट टर्मिनल वोल्टेज इज मिसिंग. सो वोल्टेज ड्रॉप हमारा जो हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस. मान लो दिस इज़ अ लूज टर्म, ओके. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, और जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. दिस आई एम जस्ट सेइंग, दिस आई हैव सेड, एंड voltage of the external circuit, this I have said just for your understanding, ठीक है. This is not the actual definition. Don't write this, you will probably not get marks for this, right. ये तो बस लूज कॉमनली मैंने लिखा है लेमन टर्म्स में ताकि समझ में आ जाए. तो लेकिन दिस विल बी लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वन, इफ़ यू जस्ट रिमेंबर दिस इट्स ईजियर टू रिमेंबर. लेकिन इसी से यू कैन देन गेट टू द नॉर्मल फॉर्मूला विच वी नो इज़ वर्क अपॉन चार्ज, है ना. सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वही मतलब वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग, और इन्होंने लिखा है कैरियंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट विद इन द सेल, ठीक है. सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हमने ऊपर लिया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था हमने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन लिया था हमने. तो उस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, ईएमएफ में क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को बाहर भी लिया अंदर भी लिया, है ना. टर्मिनल वोल्टेज के लिए क्या किया, सिर्फ बाहर लिया. अब वोल्टेज ड्रॉप के लिए हमने क्या किया, अगर ये हमारा वापस से वो बना दे इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम, ठीक है, वापस से अगर हम ये बना दें, है ना, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, वापस से बना दें. यहाँ पे अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो ऑफ आयॉन्स हो रहा है, उसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट हो रहा है ना, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है. लेकिन अब इसी इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अगर मुझे एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली ये चार्ज क्या करेगा, चार्ज विल कंप्लीट द सर्किट, है ना. और जो नॉर्मल चार्जेस आएंगी उनको भी यही पाथ फॉलो करना पड़ेगा. दे विल हैव टू गो फ्रॉम हियर थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट एंड टूवर्ड्स द अदर टर्मिनल, है ना. तो इसमें जो वर्क लगेगा, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू लेंगे इसको, और ये जो क्यू है ना, ये हमें मिल गया. सो नाउ स्मॉल वी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल क्यू. डब्ल्यू इज द वर्क डन ओवर हियर एंड दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है. अब तो समझ में आना चाहिए फॉर्मूला कैसे काम करती है. सो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप. अब हम क्या निकालते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज. बस वोल्टेज ड्रॉप छोटा सा कॉन्सेप्ट है. जस्ट रिमेंबर कि जो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट जाता है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उसका जो वोल्टेज होता है उसको वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं. और वोल्टेज ड्रॉप क्यों कहते हैं, अभी उस पर आएंगे वंस वी डू द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है. अब तो हमें पहले से ही पता चल गया दैट ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है. लेकिन इन दोनों को रिलेट करते हैं. सो वी नो दैट ईएमएफ इज if we just go back to the previous definition, EMF
EMF, the energy spent per unit charge in bringing a positive test charge around the complete circuit of the cell, complete circuit of the cell inside and outside, है ना। तो इसका जो एनर्जी स्पेंट है, उसका जो वर्क हुआ है बिकॉज ऑफ द एनर्जी स्पेंट, दैट वी टेक एज कैपिटल डब्ल्यू, है ना। फिर टर्मिनल वोल्टेज क्या है एक्सटर्नल सर्किट में, है ना, वोल्टेज ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, और उसका जितना वर्क हुआ, वर्क डन अराउंड एक्सटर्नल सर्किट बाय द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको लिया हमने एज डब्ल्यू डैश, है ना, प्लस समथिंग, है ना। EMF इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, तो द वर्क डन इन EMF विल बी ग्रेटर देन, ठीक है। सो द वर्क डन इन EMF विल बी ग्रेटर देन वर्क डन इन टर्मिनल वोल्टेज, है ना, क्योंकि दिस इज कंप्लीट सर्किट इनसाइड आउटसाइड, दिस इज ओनली एक्सटर्नल, राइट। सो वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश प्लस वॉट, ये क्या है एक्सटर्नल सर्किट, EMF है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो क्या बचा हमारा इंटरनल सर्किट का वर्क। इंटरनल सर्किट का वर्क क्या है, ये वाला वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट विद इन द सेल, तो ये बन गया हमारा स्मॉल w। सो कैपिटल W इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश अपॉन W, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस सब को वील डिवाइडेड बाय Q। Q क्या है हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना, तो सबको सेम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब नाउ क्या होता है, ये हमें तो पता ही है दैट वर्क डन अराउंड द एंटायर सेल अपॉन द चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू EMF, ये क्या है डब्ल्यू डैश अपॉन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो जो एक्सटर्नल सर्किट का वर्क हुआ है अपॉन द टेस्ट चार्ज, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा टर्मिनल वोल्टेज, और ये हुआ इनसाइड द सेल, तो ये हुआ हमारा वोल्टेज ड्रॉप। तो हमें अपना रिलेशनशिप मिल गया। ये वैसा रिलेशनशिप नहीं है, ये फिज़िक्स का रिलेशनशिप है, फिज़िक्स रिलेशनशिप है, ठीक है। सो EMF इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। अब आते हैं बैक टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट, है ना। क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसफ़र में भी कुछ रेजिस्टेंस होती हैं, वी विल ऑल्सो कम टू दिस टॉपिक। उसके वजह से क्या होता है, थोड़ी सी वोल्टेज जो है ना, ये एक्चुअली सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रह जाती है, थोड़ी सी वोल्टेज यहाँ पे बन जाती है, थोड़ी सी वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइट में भी बन जाती है, थोड़ी सी वोल्टेज होती है टर्मिनल्स के बीच में, और थोड़ी सी एंड ये जो वोल्टेज होती है बिटवीन द टर्मिनल्स क्या है ना, टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। तो ये सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, दैट इज़ वाई टर्मिनल वोल्टेज जो इन टर्मिनल्स के बीच में होता है ना, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंसेज, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन जो पोटेंशियल डिफरेंस ले रही है ये रेजिस्टेंसेज, है ना, दैट्स हाउ यू गेट योर टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। लेकिन जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो एक्चुअली कंफ्यूज मत होना, टर्मिनल वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, voltage between the terminals of the cell in a closed circuit, but it is dependent on the resistances जो बाहर लगी हुई है। closed circuit है यानी resistance है, क्योंकि करंट जा रहा है, अगर resistance नहीं होता तो करंट नहीं जाता to the external circuit, ठीक है। लेकिन EMF क्या होता है, टर्मिनल्स के बीच का ही रेजिस्टेंस होता है, टर्मिनल्स के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें कोई एक्सटर्नल लोड नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, है ना। सो दैट इज़ वाई इट्स डिफरेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड रेजिस्टेंसेस, इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन
अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज़ योर ईएमएफ। और वोल्टेज ड्रॉप क्या है, जब ये क्लोज सर्किट बन गई है ना, ये टर्मिनल वोल्टेज तो इन सारे एक्सटर्नल वोल्टेजेस से बनता है, लेकिन जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रहता है दैट इज़ योर वोल्टेज ड्रॉप। और ऐसे तीनों कनेक्टेड हैं एंड न्यूमेरिकली द ईएमएफ इज इक्वल टू द वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज प्लस द वोल्टेज ड्रॉप। दैट इज़ योर समरी और जो भी हमने अभी तक किया है। ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग गुड, आई होप। इफ़ यू वांट ऑनेस्टली 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो बिफोर वी मूव ऑन। ठीक है, आई एम थिंकिंग थोड़ा लेट हो गया है, इट्स 2:30, so I'll just finish this one more topic and in my next sitting I will do these, I'll compile both parts together to make it one video. Okay, I'll make one video, so you will probably be watching this all together. ओके, आगे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन सारे। ठीक है, थोड़ा सा ही है because I want to put emphasis on numericals. I'll do it when I'm more fresh, I guess. Difference between EMF and terminal voltage. ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट मतलब बेसिकली कैसे निकाल सकते हैं, एंड फॉर दिस दोनों की डेफिनेशन के लिए जाएंगे। तो सिंपली क्या चीज़ है, ईएमएफ के लिए इनका डेफिनेशन क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हर वोल्टेज का ये डेफिनेशन होता है। तो ईएमएफ में क्या होता है, अराउंड द एंटायर सर्किट, है ना, अराउंड द एंटायर सर्किट, इसको ऐसे कर लेते हैं, EMF एंड मेजरमेंट में EMF में एंटायर सर्किट का वर्क लेते हैं अपॉन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टर्मिनल वोल्टेज में ओनली एक्सटर्नल सर्किट। फिर क्या आता है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल मतलब सेल में कांस्टेंट ही रहेगा, बिकॉज इट इज़ अगेन ओनली डिपेंडेंट ऑन जो सेल के अंदर हो रहा है, विच इज़ द केमिकल रिएक्शन। जो टर्मिनल वोल्टेज होता है इट्स डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सर्किट, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने, डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सर्किट मतलब अगर जो एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंसेस हैं, अगर उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दे या कम कर दे, टर्मिनल वोल्टेज पे असर पड़ेगा, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द करंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इस पॉइंट में भी लेट्स जस्ट पुट अ पिन इन दिस फॉर नाउ, ये भी समझ में आ जाएगा मोर क्लियरली व्हेन वी डू इंटरनल रेजिस्टेंस। It is equal to the terminal voltage when cell is not in use। अच्छा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेल नॉट इन यूज़, ठीक है, तब एप्सिलॉन इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। आई मीन
इज़ दिस लॉजिकल? टर्मिनल वोल्टेज वही है टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है, और ईएमएफ होता है, ईएमएफ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल है ना, लाइक वी डिस्कस्ड। तो ईएमएफ की अलग डेफिनेशन है, ईएमएफ की वैल्यू जब निकाल लेंगे, है ना, अब जो भी सर्किट हो, अगर सर्किट में कुछ भी लोड ना हो, मतलब सेल नॉट इन यूज़ हो, टर्मिनल वोल्टेज बेसिकली क्या होता है, टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज। तो आई मीन ऐसे ही बस कहते हैं कि जब सेल नॉट इन यूज़ हो, फिर जो टर्मिनल वोल्टेज होती है, यानी टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज होती है, दैट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ बेसिकली। while greater than terminal, so but cell in use में this is obviously greater than terminal voltage, okay, क्योंकि ये तो होता है जब ओपन सर्किट में होता है। अब बिकॉज इसमें लोड आ गया है कल सर्किट में, तो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज लाइक आई सेड पहले इज़ अ हिस्सा ऑफ ईएमएफ, and we also just proved that EMF is equal to terminal voltage plus voltage drop. So जब cell in use होता है, then EMF is greater than terminal voltage, ठीक है। और इसी में भी जो यहाँ पे लिखा है ये वही पॉइंट है, तो मतलब उतना डिफरेंसेस नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। आई हैव जस्ट रिटन दिस वेरी लेजरली, इस सब को रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक दे विल आस्क दिस डायरेक्टली, and I hope you guys have understood everything up till now, right? Because it is important for the numericals and the questions, and like I said, understanding the theory, every part of the theory is very very important, very 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 important, okay? So this is where I'll end it for today. Thank you for watching, and I'll see you in the next part of this video, I think.